कंफ्यूजिंग सवाल पूछता हूं कि बीजेपी चुनाव जीतने के बाद मजबूत हुई है कि कमजोर हुई है। अब आप कहेंगे कि मजबूत हुई है भैया, जीती है, तो ऐसा नहीं है। देखो, चुनाव से पहले अमित शाह ने लखनऊ में मतदाताओं से कहा था नरेंद्र मोदी की 2024 में दिल्ली में वापसी के लिए योगी को 2022 में फिर से आपको सीएम बनाना होगा। अब बीजेपी जीत जाती है। अब नतीजों के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि विशेषज्ञों के द्वारा 2019 में लोकसभा की जीत का कारण यूपी में 2017, आपको पता है कि 403 में से 325 सीटें मिली थी, कि उत्तर प्रदेश में 2017 में हुई एनडीए की विजय को बताया गया था। 2024 में जीत का कारण 2022 को बताया जाएगा। अब दोस्त, यहां पर एक सवाल है। सवाल यह है कि 2 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनावों को इतना पहले और 11 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के नतीजे की प्रतीक्षा किए बगैर इस तरह के आशावाद को कितना औचित्यपूर्ण आप मान सकते हैं, फिर मानना चाहिए? अपनी बात मैं इस सवाल के साथ शुरू करना चाहता हूं। अब एक एनालिसिस को ले जाता हूं और अपनी बात को इस सवाल से शुरू करना चाहता हूं कि हाल ही के चुनावों में भाजपा यानी कि हिंदुत्व की ताकत बढ़ी है या फिर कम हुई है? सवाल है। देखो, भाजपा गठबंधन को इस बार 273 यानी कि 255 प्लस 18 सीटें मिली हैं, जबकि 2017 में ये 312 प्लस 13 का था, यानी कि 2017 के मुकाबले 52 सीटें यानी कि 16% कम हुई है। अखिलेश के खिलाफ भाजपा की डबल इंजन की सरकारों की सम्मिलित ताकतों के विरोध में और साथ में बसपा के परोक्ष समर्थन के बावजूद सपा गठबंधन की सीटें 3 गुना हो गई हैं, यानी कि 47 से 125 हो गई। अब यहां पर एक पूछा जा सकता है कि बसपा द्वारा अगर 2017 की तरह अगर वो तटस्थ रहते हुए भाजपा को समर्थन नहीं दिया जाता या फिर सपा का एक तरफा अगर विरोध नहीं किया जाता, तो क्या भाजपा की कम होने वाली सीटों का आंकड़ा कहां पहुंच सकता था, इसका अंदाजा मैं और आप बैठ के नहीं लगा सकते थे। जितने भी विश्लेषकों को मैंने पढ़ा है, वो विश्लेषक बताते हैं कि बसपा के परंपरागत जाटव वोट बैंक से कोई 13% और गैर जाटव से 9% समर्थन इस बार भाजपा के खाते में जाकर के शिफ्ट हो गया है। अब मीडिया में जितने भी रिपोर्ट आपने देखी, पब्लिश्ड जो खबर देखेंगे और उन पर यकीन करें, तो मायावती ने पूरी ताकत अपनी पार्टी को जीत दिलाने की बजाय सपा को हरवाने में झोंक दी थी। अब विपक्ष की राजनीति में ऐसा प्रयोग पहली बार ही हुआ होगा। 2017 में बसपा के पास 19 सीटें थी और पार्टी तब ना खुश थी। अब इस बार 1 सीट रह गई है, पर पार्टी में कोई मातम जैसा माहौल नहीं है। अब भाजपा को छोड़कर के सपा के साथ जुड़े पिछड़ी जाति के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की फाजिल नगर की सीट से हार को भाजपा की लहर का परिणाम मान लिया जा सकता है और योगी के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री पद के सशक्त दावेदार केशव प्रसाद मौर्य की सिराथू सीट से सपा की उम्मीदवार पल्लवी पटेल के हाथों पराजय पर क्या सफाई दी जाएगी? आजमगढ़ जिले की सभी 10 सीटों पर सपा ने जीत हासिल की है। सिराथू सहित कौशाम्बी जिले के 3 सीटों भाजपा हार जाती है। ऐसे और भी कई जिले हैं जहां भाजपा को बहुत बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है। मैं सिर्फ उस बात का विश्लेषण कर रहा हूं जहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि भाजपा मजबूत हुई कि कमजोर हुई है। ध्यान दिला दूं आपको दोबारा से, हिंदुत्व की लहर अगर 2017 की तरह पूरे उत्तर प्रदेश में अगर फैली हुई थी, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि उसने सपा का सभी जगहों पर एक जैसा सफाया क्यों नहीं कर पाई? क्या इन स्थानों पर बसपा उसके पक्ष में प्रभावकारी साबित नहीं हो सकी, या फिर दलितों ने मायावती की भाजपा समर्थन की नीति को नकार दिया? इस चुनाव में बसपा का वोट शेयर लगभग आधा रह गया है। और एक फैक्ट को और देखा जाए तो हम समझ सकते हैं कि 2017 में केवल 24 मुस्लिम प्रत्याशी ही चुनाव जीते थे। अब एक फैक्ट ये भी बताता है कि सपा के 31 मुस्लिम उम्मीदवारों की हार का जो मार्जिन है ना, बसपा द्वारा खड़ा किए गए मुस्लिम उम्मीदवारों को प्राप्त मतों से काफी कम था। कई 100 सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार खड़े करके मायावती की तरह ही सपा प्रत्याशियों को हराने में भाजपा की मदद करने को लेकर असदुद्दीन ओवैसी द्वारा की गई कोशिशों का भी बराबरी के साथ जिक्र किया जा सकता है। और ओवैसी साहब ने यही काम बिहार के पिछले चुनाव में भी कर चुके हैं। अब जितने विद्वान आलोचक हैं, है ना, जिसको इंटेलेक्ट कहते हैं, वो इस तर्क का भी सम्मान किया जा सकता है और करते भी हैं कि सपा को तो भाजपा बसपा के बीच स्थापित हुई समझ की पहले से जानकारी थी। इसके बावजूद उसने अपनी तैयारी 2 विपक्षी उम्मीदवारों भाजपा और बसपा को ध्यान में रखते हुए क्यों नहीं किया गया, ये राजनीतिक परिपक्वता में एक सवाल या निशान है।
अब देखो, उत्तर प्रदेश से निकल करके उत्तराखंड और पंजाब के हिंदुत्व की बात कर लेते हैं। अब उत्तराखंड में हार के डर से 5 साल में 2 मुख्यमंत्री हटा दिए जाते हैं, और हटाने के बावजूद जो कि तीसरे व्यक्ति जो बनाए गए थे पुष्कर सिंह धामी भी हार जाते हैं। वहां भाजपा की 10 सीटें भी कम हो जाती हैं। सरकार भले ही बन जाए, कांग्रेस की 8 जो सीटें हैं वो बढ़ती दिखाई देती हैं। यूपी और उत्तराखंड तो किसी भी समय एक ही थे। गोरखपुर के मठ के हिंदुत्व की लहर देहरादून तक क्यों नहीं पहुंची है या नहीं पहुंच पाई, ये भी तो जरा सोचिए। एक तरफा विश्लेषण नहीं, अब 4 तरफ सोचिए, चारों तरफ दिमाग लगाइए। पंजाब की बात कर लो। पंजाब की तकरीबन 3 करोड़ की आबादी में 1.25 करोड़ यानी कि 39% हिंदू है। 2017 में भाजपा के पास 3 सीटें थी, इस बार सिर्फ 2 ही रह गई हैं। तो क्या पंजाब का हिंदुत्व भाजपा के हिंदुत्व से अलग है? अब चुनावों के ठीक पहले बलात्कार के आरोपों में बंद एक बड़े धार्मिक नेता का हिरासत से बाहर चुनाव क्षेत्र में उपलब्ध रहना भी इशारा समझ रहे होंगे। तो यूपी के लखीमपुर खीरी जैसे नतीजे पंजाब में नहीं दे सका। हाल के चुनाव में ठीक पहले हुए 30 अक्टूबर 2021 में 95% हिंदू आबादी वाले हिमाचल प्रदेश के उपचुनाव में मैंने और आपने देखा कि लोकसभा की महत्वपूर्ण मंडी सीट और विधानसभा की तीनों सीटों पर कांग्रेस ने भाजपा से छीन ली थी। एक हिंदू प्रदेश में भी हिंदुत्व क्यों फेल हो गया, ये भी सोचने वाली बात है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2022 के नतीजों से 2024 के संकेत मिल जाना चाहिए। सवाल यहाँ पर यह उठाना चाहिए कि जिन संकेतों की तरफ नरेंद्र मोदी जी इशारा करना चाहते हैं वो अगर देश की जनता के संकेतों से अगर मेल नहीं खाते हो तो फिर क्या निष्कर्ष मुझे और आपको सबको बैठ करके कमेंट सेक्शन में निकालना चाहिए, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ऐसे में आम आदमी पार्टी का भी कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी का मैंने कल बता दिया कि आम आदमी पार्टी जितनी सक्रियता से चुनाव को लड़ रही है उससे नुकसान किसको है। तो मैंने बताया कि कांग्रेस को नुकसान कैसे कर रही है, वो क्षेत्र दलों में डेंट नहीं लगा पा रही है, बीजेपी के वोटों में डेंट नहीं लगा पा रही है, लेकिन हाँ कांग्रेस की जो फसल है उसको उखाड़ फेंक रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी सिर्फ पंजाब में जीती है और बाकी के हमने देखा क्षेत्रों में उसकी जमानत जब्त हुई है। एक तरफा कवरेज मैंने आम आदमी पार्टी के लिए भी देखा है टीवी चैनल्स के लिए, और एक तरफा कवरेज मैंने बीजेपी के लिए भी देखा है टीवी चैनल्स में। यहाँ पर दर्शकों को अब हद से ज़्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा। यहाँ प्रोपेगेंडा में आपको नहीं रहना पड़ेगा। अगर भगवत मान की एक तस्वीर आपको पीछे दिखाई देती है, भगवत मान जी जब अपने ऑफिस में बैठते हैं और तस्वीर पीछे दिखाई देती है भगत सिंह और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, और फ्रेम में कहीं महात्मा गांधी की तस्वीर नहीं आती है, तो आप थोड़ा सा समझिएगा कि खेल क्या चल रहा है और खेल को किस दिशा में मोड़ने की तरफ ले जाया जा रहा है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ एक सिंपल सा अटेंशन, एक सिंपल सा फोकस देना चाहता हूं। और बाकी मेरा नाम याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले वक्त में हम ही आपके काम आने वाले हैं। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।